हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो और अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज। दोस्तों आज अब 22 जुलाई देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज की पहली न्यूज देख लेते हैं। एक ये पोर्टल जारी किया गया अभी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, क्या नाम है इसका, मनोदर्पण। ठीक है, तो मनोदर्पण अभी लॉन्च किया गया पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द HRD के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका ये क्या वर्क करने वाला है, इसका क्या काम रहने वाला है। ये दोस्तों प्रोवाइड कराने वाला है साइको सोशल सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। क्लियर, आप देख लीजिए कि अभी क्या है, फिलहाल में दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है। जैसे जनरली तौर पे आप देख सकते हैं क्लास में, जैसे ऑनलाइन हो गए, डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, है ना। तो स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर क्या दोस्तों खाली क्लासेस नहीं लगती हैं, वहाँ पर और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है ना, जैसे सोशल कॉन्टैक्ट की, है ना, बहुत सारी अदर एक्टिविटी हो गई, असेंबली लगती है, क्लियर, और प्लेइंग वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अदर एक्टिविटी भी होती है, तो इस तरीके से कि बच्चा बोर ना हो। क्लियर, तो अभी फिलहाल में क्या देखिए, ऑनलाइन क्लास चली है तो खाली क्लासेस हो रही है ना, पढ़ाई चल रही है, तो इस तरीके से कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए कि जो अदर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो, है ना, तो उसको बोले साइको सोशल, जो उसके मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, वेलबींग सही रहे। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये अदर एक्टिविटी इन्वॉल्व करने के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, मनोदर्पण। क्लियर, तो बच्चे क्या मेंटल हेल्थ सही रहे, ठीक है, अच्छे तरीके से उसके, ठीक है, स्वस्थ रहे, तो इस तरीके से ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी है, टोल हेल्पलाइन नंबर है ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं, क्लियर, और एक हैंडबुक भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, मनोदर्पण, तो देख सकते हैं, बाकी देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें देखने को मिलेगी आपको। क्लियर, और जैसे हो गया प्रैक्टिकल टिप्स हो गए, है ना, ये वीडियोस, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस और पोस्टर्स वगैरह, है ना, और देखिए और जो ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो एकदम से लिंक हो सकता है, ठीक है, क्वेरी सिस्टम का स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में। तो इस तरीके से बहुत सारी अदर एक्टिविटीज कराई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, देखिए अभी इनका निधन हो गया है। क्लियर, ये इंडियन पॉलिटिशियन है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 22वें नंबर के गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। तो फिलहाल में किसके थे, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, तो इनका निधन हो गया। और ये मध्य प्रदेश के नहीं, बिहार के भी रह चुके हैं। क्लियर, तो बिहार, और ध्यान रखना, बिहार और मध्य प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। आइए और इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं। अभी फिलहाल में इनको क्या है, क्रोनिक लीवर डिसीज थी। ठीक है, इस तरीके से इनकी मृत्यु हो गई है। और देखिए, और ये उत्तर प्रदेश में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, 2 टर्म्स में, 1978 1984 तक, फिर 1990 से 1996 तक, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एमएलए रह चुके हैं। एमएलए मीन्स विधायक। क्लियर, तो ये विधायक भी रह चुके हैं 3 बार। ठीक है, 3 टर्म्स में। उसके बाद में दोस्तों ये 15 जो लोकसभा हुई थी उसमें MP भी बन चुके थे। क्लियर, तो इस तरीके से इनका पॉलिटिकल कैरियर है ये। अब देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। क्लियर, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर, आप इस तरीके देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर, ये देखिए स्टेट में होता है, सेंटर में होता है, और ये स्टेट में होता है, तो इसी की तर्ज पर ये होता है। क्लियर, जैसे राज्यसभा हो गया, अपर बॉडी हो गई, लोकसभा लोअर बॉडी हो गई, तो यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, इलेक्शन होते हैं लोकसभा में। इसी तरीके से ये भी बॉडी ऐसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इस तरीके से देखते हैं, ये एक तरीके से लोकसभा टाइप की है ना, और ये राज्यसभा के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कह सकते हैं कि राज्यसभा के तरीके से है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोकसभा के तर्ज पर है। क्लियर, तो देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इलेक्टेड किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, उसमें डायरेक्टली बाय द पीपल, है ना। जैसे लोकसभा में कहते हैं कि वोट डाले जाते हैं। ठीक है, तो बाय द पीपल्स के द्वारा वोट डाले जाते हैं, फिर ये इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर। ऐसे लेजिस्लेटिव
असेंबली में, स्टेट राज्य में इलेक्शन होते हैं, क्लियर, एलए। मगर एलसी में देखते हैं कैसे ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, और जो एलसी है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। और जो इनके मेंबर, अब देख लेते हैं इसको चुनता कौन है, यहाँ के मेंबर को। तो देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल की दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ है लगभग कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए इसमें, क्लियर, 40, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जितनी भी उस राज्य में विधानसभा, देखे ना, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधान सभा, क्लियर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, क्लियर। तो देख सकते हैं कि इसके जो मेंबर होंगे मिनिमम लगभग 40 होते हैं मिनिमम, और जो मैक्सिमम हो सकते हैं दोस्तों, उस राज्य में जितने भी लेजिस्लेटिव विधान सभा में जितने मेंबर होंगे उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्लियर। तो ये एक रेंज है इसकी मेंबर की, क्लियर। और बाकी इसमें जो इलेक्शन होता है लगभग, इसमें जो इलेक्ट किए जाते हैं दोस्तों इनडायरेक्टली किया जाता है, जैसे 1/, ब्रेक किया गया है इसमें, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, क्लियर। जो 1/3 होते हैं ये लोकल बॉडी द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, है ना, जैसे म्युनिसिपालिटीज हो गया, है ना, जो वहां की ग्राम पंचायत हो गया तो वहां से चुने जाएंगे। बाकी 1/3 जो है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी है ये वाली है ना, जो असेंबली है, विधानसभा है, तो ये इलेक्ट करते हैं लगभग 1/3, और जो 1/6 है दोस्तों ये गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, क्लियर, 1/6 गवर्नर, बाकी 1/12 जो करेंगे, ठीक है, एजुकेशन फील्ड से ले जाएंगे, क्लियर। और ये तुम्हारा 1/12 जो है ये ले जाएंगे दोस्तों जो एक तरीके से टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरीके से इनका डिवीजन किया गया है, इस तरीके से नॉमिनेट और इलेक्ट किया जाते हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ये तो इनडायरेक्टली हो गए, और जो डायरेक्टली जो जनता चुनती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनती है, क्लियर। ऐसी लोकसभा में इनडायरेक्टली, है ना। अब दोस्तों एक और बोला जाता है, जैसे राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है ना, और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। तो इसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो विधान परिषद है, उसको अपर हाउस बोला जाता है और इसको लोअर हाउस बोला जाता है, क्लियर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन आता है, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी राज्य में, जितने भी राज्य हैं हमारे स्टेट है इंडिया के अंदर, सभी राज्य में नहीं, ठीक है। ये दोस्तों उस राज्य में जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है ना, ज्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और इसको पार्लियामेंट बनाता है, क्लियर। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में आता है कि एग्जाम में कौन कौन से राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 6 अभी, पहले कितने थे, 7 थे, 7 ऐसे राज्य थे जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद था, क्लियर। ध्यान रखिएगा सभी राज्य में नहीं है इंडिया के, तो 7 ऐसे राज्य थे। अब फिलहाल में जो है करंट में 6 राज्य बचे हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो 7वां राज्य था वो जम्मू एंड कश्मीर था। अब जो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें नहीं रहा है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने बचे हैं, 6 राज्य बचे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से आ जाता है एग्जाम में, क्लियर। देखिए उत्तर प्रदेश में है ना, काफी बड़ा एरिया है, बिहार हो गया, क्लियर, 2 ये हो गए। तीसरा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4, और आपका दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटका। देखिए ये 6 राज्य ऐसे हैं। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका दोस्तों, यूपी बिहार एकदम से टच बॉर्डर है ना, और देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये इसी से निकला है, तो 4 हो गए, और बाकी कर्नाटका महाराष्ट्र ये सब पास पास में आपस में। तो इस तरीके से याद सकते हैं, बड़े बड़े राज्य हैं ये, तो इस तरीके से याद करने का तरीका भी हो सकता है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए दोनों यूपी बिहार, एक तरीके से क्या हो गया, यूपी बिहार एक साथ आते हैं तो यूपी बिहार। अगला आ गया आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है, ये 2 हो गए, बाकी महाराष्ट्र कर्नाटका। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक न्यूज में था कि उड़ीसा भी अभी एक बनाना जा रहा है कि, ठीक है, इसने अप्लाई किया था कि इसको भी बनाया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसको, उड़ीसा में बनाया जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत बनती है, काफी एग्जाम में आता है, तो ये दोस्तों बनती है 169 आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, 169 आर्टिकल के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखिए बनाया भी जा सकता है और एबोलिश भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 169 आर्टिकल तहत कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट के थ्रू, ध्यान रखिएगा, कौन बनाता है, पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया भी जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है और अबोलिश भी किया जाता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, क्लियर। तो किसके हाथ में रहती है पावर रहती है दोस्तों पार्लियामेंट के हाथ में, क्लियर। मगर इससे पहले जो
रिकमेंड करेगा वो स्टेट करेगा। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ध्यान रखिएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है, ना कि विधान, ठीक है, क्योंकि ये तो इसको बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या बचा अब लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाह रही है, ये रेजोल्यूशन पास कर रही है ना, तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करेगा उस राज्य का विधानसभा, है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस राज्य के, अगर मान लीजिए उड़ीसा बनाना चाह रहा है ना, कि इसमें भी क्या होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, विधान परिषद, जो इसकी जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये दोस्तों एक रेजोल्यूशन पास करेगा, है ना, कितना, लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ में, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ में अगर ये यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके बाद में फिर जाता है दोस्तों पार्लियामेंट के पास में ये बिल, है ना। जब पार्लियामेंट के पास में आता है तो ये पार्लियामेंट के हाथ में रहता है कि इसको पास किया जाए या फेल किया जाए, है ना। तो इस तरीके से पूरी पावर फाइनली किसमें रहती है, आर्टिकल 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत इसके पावर रहते हैं कि इसको ये पार्लियामेंट इसको क्रिएट भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और एबोलिश भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो समझ में आया लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिए क्वेश्चन हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, क्लियर, विधान परिषद से। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इंडिया, अभी एक एक्सरसाइज हुई है पैसेक्स एक्सरसाइज, ये आखिर क्या है पैसेक्स एक्सरसाइज, क्लियर। अभी देखने होता है किस किस के बीच में, ये देखिए इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट कराई जा रही है। और ये दोस्तों का जो इंडिया का जो नेवी कैरियर है, क्या है, इसका नाम है यूएसएस निम्स, क्लियर, ध्यान रखेगा। तो ये एक यूएस का नेवी कैरियर है, ये ड्रिल करने वाला है, मैरीटाइम ड्रिल किसके साथ में, इंडिया के वारशिप के साथ में। और ध्यान रखेगा दोस्तों मिडिल ईस्ट, अब देख लेते हैं मिडिल ईस्ट कहां पर है। देखिए मिडिल ईस्ट कल भी हमने डिस्कस किया था, ये मिडिल ईस्ट का पोर्शन है, ठीक है। इसमें आता है आपका टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये जितनी भी गल्फ कंट्री है ना, और ये आपका ओमान, यमन, ये सब आपका किसमें आता है दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आता है। तो यहाँ पे भी यूएस और इंडिया ये कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है, इस पैसेक्स एक्सरसाइज को, क्लियर। अब देख लेते हैं पैसेक्स एक्सरसाइज है क्या आखिर, है ना। पैसेक्स का मतलब ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए कहीं भी एक वार लाइक सिचुएशन हो गई, है ना, कोई भी कंडीशन आ रही है कि हाँ आगे वार हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, सहायता कराने के लिए, कि हाँ अगर कोई हो रही सिचुएशन तो एकदम से पहले से ही उनमें एक कनेक्टिविटी हो जाए, है ना। तो कनेक्टिविटी हो जाए, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन दोनों में, इंडिया और यूएस में एक कनेक्टिविटी लिंक हो जाए, कि उससे पहले वार लाइक सिचुएशन से पहले ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करा सके, क्लियर। तो इस तरीके से पहले से ये एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं पैसेक्स एक्सरसाइज, क्लियर। और ये नहीं इंडिया के साथ, इंडिया ने यूएस के साथ नहीं, इंडिया के देखिए जापान के साथ भी कर रखा है इस एक्सरसाइज को, पैसेक्स को, है ना, और फ्रेंच नेवी के साथ भी कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा पैसेक्स एक्सरसाइज। अब देख लेते हैं एक, अभी देखिए इंडिया का पहला, ध्यान रखेगा, पहला चार्जिंग प्लाजा अभी इनोग्रेट कर दिया गया, बना दिया गया। कहां पर इनोग्रेट किया है दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से ये किया गया आपका, ये चेम्सफोर्ड क्लब रोड न्यू दिल्ली में, क्लियर। तो ध्यान रखेगा पहला है ना, तो पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज, आप देख सकते हैं 2030 का टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने का, है ना, जो बैटरी के द्वारा कारें चलेंगी, है ना, कार जो व्हीकल्स हैं बैटरी के द्वारा, क्लियर। तो बैटरी से चलने वाली कार, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी है। तो इसके लिए दोस्तों एक देखिए, अभी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक से चलेंगे तो उसके लिए चार्ज वगैरह कहाँ से करेंगे, तो इस तरीके जैसे आप देख सकते हैं अभी डीजल और पेट्रोल चलाते हैं ना, इससे गाड़ी चलती है, तो इससे व्हीकल चलेगी, तो दोस्तों इसके तो बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं डीजल के इसके, मगर अगर चार्ज करने की कंडीशन जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी, तो उसका चार्ज पॉइंट कहाँ पर होगा, तो उसके चार्ज पॉइंट बनाने के लिए एक अभी पहला स्टार्ट किया गया है, ठीक है, चार्जिंग प्लाजा, कहां पर, ये आपका न्यू दिल्ली में, क्लियर। इसके साथ साथ में एक प्रोग्राम और लॉन्च किया है, रेस प्रोग्राम। अभी देखेंगे रेस प्रोग्राम, इससे लिंक करेंगे कि आखिर क्या है रेज इनिशिएटिव। तो पहले देखते हैं चार्जिंग प्लाजा क्या है दोस्तों, ये किसने एस्टेब्लिश किया है, ये किया है EESL, एक कंपनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, है ना, और किसके साथ में मिलकर NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, तो इन दोनों ने मिलकर ये अभी एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, चार्जिंग प्लाजा। और दोस्तों ध्यान सकते हैं ये पहला चार्जिंग प्लाजा है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो डिफरेंट लोकेशन पे लगभग 5 तरीके से एक साथ में ये चार्ज कर सकता है, 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्लियर।
और फाइनली इसका मोटिव क्या है दोस्तों, कि ये रोल मॉडल बन सकता है जो आने वाला हमारा प्लान है 2030 तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से मॉडल बनाया गया पहला, उसके बाद में जैसे पेट्रोल पंप बनाए गए इसी तरीके से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे जहां पर अपनी जो व्हीकल को चार्ज की जा सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब देख लेते हैं रेस इनिशिएटिव आखिर क्या है, ये क्यों न्यूज में है और इसको क्यों इसके साथ में क्यों जोड़ रहे हैं, है ना, लिंक कर रहे हैं। देखिए रेस क्या इसकी, देखिए पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। देखिए आर से क्या है दोस्तों, रिट्रोफिट, ए से आपका एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव, आई से है दोस्तों इंडोर है ना, इंडोर एयर क्वालिटी, और एस से है सेफ्टी, और दोस्तों ई से है एफिशिएंसी। तो ये इसकी ये फुल फॉर्म है, क्लियर। तो मेन का पर्पस क्या है, फाइनली इसको हम कह सकते हैं ये दोस्तों एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्लियर। देखिए जो भी बहुत सारा एयर क्वालिटी कैसे आप देख सकते हैं, जैसे डीजल की गाड़ी हो गई है ना, डीजल पेट्रोल आप देख सकते हैं दिल्ली में। अब हमारा क्या है, अभी तुम्हारा BS6 में शिफ्ट हो गए, हमने पहले भी डिस्कस किया है। BS4 से दोस्तों BS4 से BS6 में शिफ्ट हुए हैं, और BS5 को हमने क्या है, BS5 को हमने स्किप किया है, क्लियर। और दोस्तों ये 2024 का टारगेट था, क्लियर। लगभग BS6 से हमारा उससे पहले इंडिया अचीव शिफ्ट हो गया है BS6 में, क्लियर। BS6 का मतलब जो भी पेट्रोल अब डीजल वाली गाड़ियां सीधे सीधे पेट्रोल मारे है ना, तो BS6 मारी है। तो मेन पर्पस क्या है, जो डीजल को हटाना, क्लियर। डीजल से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो इस तरीके से BS6 में ज्यादातर गाड़ियां आ रही हैं, क्लियर। तो देख सकते हैं, तो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ध्यान रखिएगा। अब दिल्ली में आप देख सकते हैं, सुना हो कि 10 साल तक का जो डीजल की वाली वो सब मतलब अलाउ नहीं है अब, है ना। तो इस तरीके से एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कि एक ग्रीन एनर्जी हो, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से देखिए दोस्तों किसी तरह का कोई भी एयर क्वालिटी एक तरीके से इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं रहेगी, है ना। एयर क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आ गया क्योंकि डीजल वाली गाड़ियां कम होंगी, क्लियर। तो इस तरीके से एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, है ना, ग्रीन एनर्जी, ठीक है। जीरो कार्बन एमिशन, है ना, जीरो कार्बन एमिशन को हटाने के कम करने के लिए, क्लियर। अब देख सकते हैं इसका क्या है दोस्तों, ये देखिए एक जो भी बैड क्वालिटी है ये, है ना, वर्क प्लेसेस पे और बहुत सारी कंट्री में जो है ना उसको एलिवेट करने का, उसको खत्म करने के लिए जो बैड क्वालिटी एयर की है, तो ये इसका मेन पर्पज है, ठीक है। और बाकी किस किस ने किया ये इनिशिएटिव किया, देखिए मैत्री प्रोग्राम किसका था, यूसैट का मैत्री प्रोग्राम, किसके साथ में, EESL क्या है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो दोस्तों ये इंडिया का कंपनी, और यहाँ से तुम्हारा यूसैट आपको पता है, देखिए यूसैट काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूसैट, क्लियर, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत ज्यादा, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली ये यूसैट कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट की है। और इसे देखिए पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने 2-3 बार इसको डिस्कस किया, क्लियर। तो देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो यूसैट मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ द पावर मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था, मैत्री प्रोग्राम, क्लियर, ध्यान रखेगा। मैत्री प्रोग्राम किस किस के बीच में था, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ द पावर है और जो यूनाइटेड स्टेट की यूसैट है ना, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्लियर। तो इनके बीच में एक प्रोग्राम होता है मैत्री प्रोग्राम। तो इस मैत्री प्रोग्राम के तहत इसका इनिशिएटिव किया था रेस प्रोग्राम का, क्लियर। मैत्री के फुल फॉर्म दे सकते हैं मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैत्री प्रोग्राम डायरेक्ट आ सकता है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए प्रोग्राम हुआ था, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी अभी न्यूज में है कि एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है इंडिया, कहां पर, मालदीव में माले कैपिटल है इसकी, ध्यान रखिएगा, मालदीव की कैपिटल है। तो वहां पे एक इस्टेब्लिशमेंट करने वाला है इंडिया इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। देखिए बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पर ये मालदीव है ना, ये इंडिया हो गया हमारा, और यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पर लक्षद्वीप का आइलैंड हो गया हमारा, ठीक है। तो लक्षद्वीप इंडिया की टेरिटरी है। और देख सकते हैं मालदीव जो है ये दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल सर्विस, देखिए ये देखिए बहुत ज्यादा प्रोन एरिया, देखिए यहाँ पे एक तरीके से डिजास्टर भी आते रहते हैं ना, डिजास्टर वाला एरिया है। तो इस तरीके से जो एक तरफ से इमरजेंसी वाले सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, है ना, तो एक तरीके से जो हेल्थ फैसिलिटी हो गई और जो डिजास्टर हो रहा है, तो उस तरीके से उस एजेंसी को किस तरीके से इमरजेंसी तरीके से मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराना। तो ये इंडिया भी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है यहाँ पर माले में, क्लियर। माले मतलब इसकी कैपिटल है, ठीक है, मालदीव्स की। तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए एक न्यूज में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बोला गया, ये फ्रीज करने वाला दोस्तों 60 बैंक अकाउंट,
किसने? ब्राजील ने रिक्वेस्ट किए इंडिया से। इंडिया में जो 60 मतलब इंडिया के कुछ लोग हैं जिसके 60 अकाउंट हैं जो ब्राजील में है ना, तो ब्राजील में चल रहे हैं, तो उसको अभी इन्होंने ब्राजील ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि इसको फ्रीज कर दिया जाए, है ना, अभी फ्रीज कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। कितने? 60 बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट और किस एक्ट के तहत इंडिया इस अकाउंट को ठीक है बंद करने वाला है या फ्रीज करने वाला है। तो वो ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या है। तो देखिए अभी रिक्वेस्ट किया ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने। मकसद क्या है दोस्तों? मनी लॉन्ड्रिंग केस। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब दोस्तों क्या है? ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाना, है ना, मतलब धो देना इसको। लॉन्ड्री मतलब क्या होता है ना, आपने सुना होगा धोना। तो देखिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, तो बहुत सारे प्रोसेस है कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या, ठीक है। तो दोस्तों इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं, तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा। वो एक्ट कौन सा है दोस्तों? ये देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये देखिए ये वाला एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में आया था। अभी हम पढ़ेंगे इस एक्ट को, क्लियर। तो इस एक्ट के तहत दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बैंक अकाउंट इंडिया फ्रीज करने वाला, इस एक्ट के तहत फ्रीज करने वाला है, क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, 2002। तो दोस्तों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में? ब्राजील, इन 2 नेशन के बीच में होता है। अब जैसे ब्राजील के साथ में हुआ होगा, है ना, तभी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो भी देखिए फाइनेंशियल क्राइम हो गया, है ना, किस तरीके से देखिए इलीगल तरीके से पैसे का, ठीक है, पैसा जनरेट करना, तो इस तरीके से वहां पे उन्हें लग रहा है ब्राजील में कि इलीगल तरीके से पैसा क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, करप्शन हो रहा है। तो इस तरीके से इसको कर्ब करने के लिए एक्ट बनाया गया था, है ना, प्रिवेंशन, ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसके तहत अभी इंडिया फ्रीज करने वाला है। अभी देख लेते हैं, इस सबको एक डिटेल में पढ़ेंगे, काफी देखिए एग्जाम में आता है ना, यहाँ से पोर्शन क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। अब देख लेते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो फ्रीज करने वाला आखिर ये है कौन, है ना, जो फ्रीज करेगा अकाउंट, ये कौन है? तो दोस्तों एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एक एजेंसी है जो फाइनेंस को जो भी फाइनेंशियल करप्शन वाला हो रहा है उसको एक इन्वेस्टिगेशन करता है अच्छे तरीके से, क्लियर। और पूछ लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, ध्यान रखिएगा। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में और डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू के अंदर में ये एजेंसी आती है, क्लियर। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 1956 में आई थी 1 मई, और किसके नाम से? इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम था इसका पहले, ध्यान रखिएगा 1956 में। और पहले थी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, है ना, और अब किसके अंदर में? डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, है ना। जब ये क्रिएट हुई थी इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से, तो ये पहले थे डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, अब फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी जो भी ये देखती थी, जो भी वायलेशन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1970 तहत के तहत जो भी अगर वायलेशन हो रहा है तो उनके एक्ट को सब तरीके से देखती थी, ठीक है, रेगुलेट करती थी। बाकी 1956 में इसका नाम हो गया था दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो अभी फिलहाल में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। तो 1956 में इसका नाम रीचेंज हुआ था, रीनेम हुआ था। बाकी जो बन गई थी बॉडी 1956 में एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट, क्लियर। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से लॉ को देखता है। ये लॉज जो है दोस्तों, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमा एक्ट आता है, डायरेक्ट एग्जाम आता, और पीएमएलए एक्ट जो अभी हमने पढ़ा है, तो इन दोनों एक्ट को देखता है ये। फेमा क्या है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, 1999 में, क्लियर। और दूसरा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। तो इन दोनों एक्ट को देखती है, क्लियर। अब देखिए इन दोनों एक्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं आखिर है क्या, क्लियर। अब देख लेते हैं, पहला एक्ट पढ़ लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, क्लियर। तो इसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों? जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मतलब ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाया जा रहा है ना, तो इसको रोकना इसका काम रहता है, तो इसका मतलब प्रिवेंट करता है इसको, क्लियर। तो 2002 में आया था, और ये दोस्तों देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। और जो भी दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाया गया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करना, तो ये इसका पूरा काम है। और दोस्तों ये जो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो एक्ट बनाया गया था जो 2002 में आया था, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्ट कब आया था, ठीक है, 2002 में आया था, कंफ्यूज मत हो जाए। जो फोर्स में आया था दोस्तों, जो लागू हो गया था, इफेक्ट में आया था, वो 1 जुलाई 2005 में आया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर। तो 2005 में फोर्स में आया था।
बाकी देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपको मैंने बताया अभी, मनी लॉन्ड्रिंग का दोस्तों क्या है, यही चीज है क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा, चाहे वो डायरेक्ट ट्रैफिकिंग हो, टेररिस्ट फंडिंग हो, है ना, तो इसके द्वारा दोस्तों पैसा जनरेट करना, पैसा बनाना और उसके बाद में एक ऐसे प्रोसेस में डालना इस तरीके से कि वो व्हाइट बन जाए, है ना। अब देखिए व्हाइट कैसे बनता है, अभी हम देखेंगे प्रोसेस है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेज है, किस तरीके से लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बनाते हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, इससे पहले देख सकते हैं इसको डर्टी मनी बोलते हैं, है ना। देखिए डर्टी मनी बोलते हैं, करप्शन के इलीगल थ्रू से आ रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डर्टी मनी बोला जाता है। तो इसका मकसद क्या है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग क्या करती है, डर्टी मनी को लेजिटिमेट मनी बनाना, है ना, एक तरीके से व्हाइट मनी बनाना, यही इसका पर्पज है मनी लॉन्ड्रिंग करना। अब देख लेते हैं कैसे लोग करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये 3 स्टेज है। तो पहले दोस्तों जो भी इन्होंने इलीगल तरीके से पैसा कमाया, है ना, मान लीजिए बहुत सारा पैसा कमा दिया, उसके बाद में दोस्तों ये प्लेसमेंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है उस मनी का प्लेसमेंट करना, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करना, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट पकड़ लिए, है ना, और उसके साथ में एक इन्वेस्टमेंट, मान लें कि 2-3 प्रोजेक्ट पड़े, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। दूसरे केस में क्या करेंगे, लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग का मतलब देखिए इस तरीके से घुमाएंगे, इस मनी को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे चारों तरफ, मतलब काफी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा, और इस तरीके से घुमाएंगे मनी को कि किसी भी तरीके से कोई कि इसका जो ओरिजिन कहाँ से मनी आ रही है उसमें कंफ्यूजन हो जाए, है ना, कि इसका पता ही नहीं चल पाए लास्ट में, कि लेयरिंग कर देंगे इसकी, पता नहीं चल पाया आखिर मनी आई कहाँ से। तो इस तरीके से ये, ठीक है, ये ऑब्फुकेट करेंगे, कंफ्यूज कर देंगे कि मनी आएगी कहां से। उसके बाद में देखिए जब बहुत जगह चारों तरफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में दोस्तों ये मनी क्या करते हैं फिर ये, अब देखिए किसी कंपनी के थ्रू, किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई भी रिटर्न आएगा, कोई भी फायदा प्रॉफिट आएगा, तो दोस्तों वो तो एक लीगल हो गया, है ना। तो देखिए वो लोग वो फायदा यहाँ पे इनको प्रॉफिट मिलता रहता है ना। तो इस तरीके से ये देखिए अब व्हाइट में तब्दील हो गया, क्लियर। तो देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी से किस तरीके से व्हाइट में बदल गया, तो ये तरीका है इस तरीके से। तो इस तरीके को, इस प्रोसेस कैसे कर किया जाए, कैसे रोका जाए, तो ये एक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ध्यान रखेगा, फोर्स में आया था 2005 में, क्लियर। अब देखिए फैम एक्ट क्या है, फैम एक्ट आया था दोस्तों 1999 में। इसका मेन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को। देखिए जितने भी कैपिटल ट्रांजैक्शन हो गया ना, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको एक तरीके से नजर रखेगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जितने भी फॉरेन कंट्री से ट्रांजैक्शन होगा तो पूरी तरीके से इस पर नजर रखेगा, किस तरीके से हो रहा है, कोई हवाला ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके पूरी तरीके से नजर रखेगा ये। बाकी फोर्स में आया तो दोस्तों ध्यान रखेगा 1 जून 2000 को, क्लियर। तो फैसिलिटेट करेगा दोस्तों जो भी एक्सटर्नल ट्रेड है ना, जो दूसरी कंट्री से हो रहा है उसका पेमेंट किस तरीके से हो रहा है, लीगल तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उस पर पूरी तरीके से नजर रखता है ये एक्ट, क्लियर। और देख लेते हैं ये रिप्लेस किया, इससे पहले एक्ट आया था दोस्तों, ध्यान रखेगा, ये फैमा है, फैमा के नाम से फेमस है। और दोस्तों एक इससे पहले था फेरा, ध्यान रखेगा, फेरा, फेरा से फेमा बन गया। जो फेरा आया तो दोस्तों इसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1973 में, ध्यान रखिएगा, फेरा और फेमा। तो फेरा आया था 1973 में, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में इसको बदल के कर दिया था फेमा, फेमा एक्ट 1999, क्लियर। अभी न्यूज में है दोस्तों कि अभी एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। अभी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, देखिए काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी और करेंगे कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या। देखिए अभी इसने अप्रूव कर दिया था, पीछे क्लियर कर देते हैं कि 6 जो है दोस्तों P-8I एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, क्लियर। जिसमें से जो 4 हैं अभी फिलहाल में 2021 तक आने हैं, बाकी बाद में आएंगे। और इन एयरक्राफ्ट का काम क्या है दोस्तों, मैरीटाइम सर्विलांस सर्विस। देखिए मैरीटाइम सर्विलांस क्या दोस्तों, मैरीटाइम का मतलब है, देखिए हमारा ये इंडिया है, इंडिया के चारों इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन सागर है। तो ये जो मैरीटाइम, इसको बोलते हैं मैरीटाइम। तो इस मैरीटाइम में देखिए काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी का डर रहता है, तो इसको कैसे सिक्योर बनाया जाए, ठीक है। तो इसको सिक्योर करने के लिए ये एयरक्राफ्ट लाए जा रहे हैं इंडिया में, क्लियर। और देख लेते हैं ये हार्पन ब्लॉक सेकंड एयर लॉन्च मिसाइल है इसके अंदर, है ना, लाइट वेट ये टोरपेडोज भी हैं, 129 सोनोवॉइस ये, ठीक है, कुछ मटेरियल है। बाकी इसमें देख सकते हैं एंटीशिप मिसाइल भी है। तो बहुत सारे इसमें ये चीजें हैं, तो ये लाई जा रही है, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्पज से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल काफी न्यूज में रहती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है
और ये किसकी है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। दोस्तों ये क्या कि जो जो डिफेंस से रिलेटेड कौन कौन सी न्यू पॉलिसी बनाई जाए जो हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडियन सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी, ठीक है। तो ये पूरा डिसीजन ही लेती है और कौन कौन से डिफेंस मटेरियल को, मिसाइल को, सब चीजों को, एयरक्राफ्ट को हमारे इंडिया के अंदर लाया जाए सिक्योरिटी पर्पज के लिए, यही दोस्तों अप्रूव करती है काउंसिल, ध्यान रखेगा। और इस काउंसिल के चेयरमैन दोस्तों सीधे यूनियन मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। ये देखिए राजनाथ सिंह जी अभी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये भी फिलहाल में इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो जो भी डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे करंट में वो इसके चेयरमैन रहेंगे। और दोस्तों ये कब बनी थी, देखिए पोस्ट कारगिल वार हुआ था 1999, उसके बाद में 2001 में इस डिफेंस काउंसिल को बनाया गया था, क्लियर, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए अभी लगभग इंडियन बिजनेस काउंसिल अभी होस्ट करने वाला दोस्तों 45th नंबर की इंडिया आइडिया समिट 2020, ध्यान रखिएगा, इंडिया आइडिया समिट 2020। और ये समिट दोस्तों एड्रेस करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्लियर। और देखिए किस किस के बीच में होने वाली है, देखिए यूएस और इंडिया के बीच में होने वाली है दोस्तों ये समिट। और इसमें जो मिलने वाले हैं दोस्तों, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कही जाएगी, मतलब प्राइवेट कंपनीज, जो भी मान लो यूएस की प्राइवेट कंपनीज और वहां के लीडर हो गए, है ना, प्राइवेट कंपनीज और लीडर, और इंडिया की प्राइवेट कंपनीज और लीडर, देखिए है ना, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, तो इनमें आपस में एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए मीटिंग की जा रही है, क्लियर। तो देखिए यूएस, इसके एक आपने सुना होगा यूएस, ये देखिए USIBS है ना, यूएस की काउंसिल भी है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका फोकस क्या है दोस्तों, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, क्लियर। देखिए USBS काउंसिल यूएस इंडिया की है और फॉर्म हुई थी 1975 में। और इसमें दोस्तों अभी मैंने बताया जो प्राइवेट सेक्टर हैं यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के, है ना, और किसके साथ में लिंक बनाएंगे, जो वहां के पॉलिटिकल लीडर है ना, जो गवर्नमेंट लीडर है, और जो वहां के बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन और जो गवर्नमेंट लीडर है, तो आपस में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए कंट्री के अंदर, तो ये इस तरीके से मीटिंग होती है इनमें, ठीक है। तो एक काउंसिल है ये, है ना, यूएस और इंडिया के बीच में बिजनेस काउंसिल है, किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जाए। सेक्टर देख सकते हैं जैसे एरोस्पेस हो गया, डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, फूड एंड एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विस को कैसे बढ़ाया जाए, रियल एस्टेट में कैसे काम किया जाए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लाइफ साइंस और रियल एस्टेट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इस काफी सारे फील्ड में कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो ये इस तरीके से ये एक मीटिंग होने वाली है। और बाकी देख सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे यूएस के साथ में बिजनेस काउंसिल है दोस्तों, ऐसे उसी तर्ज पे यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ में भी एक बिजनेस काउंसिल है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और टेलीग्राम पर दोस्तों। नीचे आप वीडियो देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक लिंक दी होगी, उसमें टेलीग्राम पर आप लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ना, ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ से दोस्तों फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी ना, एकदम फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके जैसे ही एग्जाम होंगे, जितनी भी करंट अफेयर की जितनी भी PDF है या जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ, सभी आपको इकट्ठी इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ना। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो जितने ही पढ़ा जाता है, एक रिवीजन भी बहुत जरूरी है ना, तो एक पार्ट है दोस्तों रिवीजन, है ना। जैसे हम सब चीज पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन हम देने जा रहे हैं, क्लियर, तो उससे पहले रिवीजन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, रिवीजन नहीं है तो सब बेकार है। तो रिवीजन एक पार्ट है दोस्तों एग्जामिनेशन क्रैक करने का, तो उसके लिए हमें मटेरियल भी होना चाहिए। तो सब मटेरियल आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो भी PDF है मैं इसमें डाल देता हूँ, इकट्ठी सभी आपको PDF यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए।